नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक पूंजी क्या है, इसके विभिन्न प्रयोग को उदाहरण से समझाइए। भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण, किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ये सब भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसने भारत की खाद्यान्न समस्या को कैसे दूर किया। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन से में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। हरित क्रांति से कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि के प्रयोग से खाद्यान्न समस्या दूर हुई है। अगला प्रश्न, अगली विशेषता है हरित क्रांति की हरित क्रांति से आशय फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होना है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल का स्तर कम हो गया है। उत्पादन का उद्देश्य क्या है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के लिए आवश्यक कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि प्राकृतिक संसाधन माना गया है। श्रम शारीरिक कार्य में लगे सवैतनिक व्यक्तियों का कार्य। पूंजी के लिए उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। और संगठन उत्पादन के कार्य के लिए भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता संगठन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। हरित क्रांति की पहली विशेषता है, ये अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा खेती के तरीके बताएं। एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होना बताएं। रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा। कृषि क्षेत्र में हुए गुणात्मक सुधार से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। हरित क्रांति की पारंपरिक कृषि से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, जबकि पारंपरिक बीजों से पारंपरिक कृषि की जाती थी। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVS के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक मिट्टी और भौम जल नदियों को किस तरह प्रभावित करते हैं। पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। पर्यावरणीय संसाधन नष्ट होने लगे। पंजाब में रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया गया। पहले की अपेक्षा खेती की लागत बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। उत्पादन का जो उद्देश्य है, ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जो उत्पादन के लिए आवश्यक कार्य कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि यह उत्पादन की प्राकृतिक तथा स्थिर साधन है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। श्रम प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए अपना श्रम प्रदान करता है। पूंजी उत्पादन के लिए तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत जैसे औजार, मशीन, भवन। संगठन उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठन बनता है। अगला प्रश्न है, खेती में के आधुनिक एवं पारंपरिक तरीकों में कोई चार अंतर बताइए। आधुनिक तरीका मशीनों के द्वारा खेती की जाती थी और पारंपरिक हलों के माध्यम से बैलों द्वारा खेती की जाती है। जैविक खेती का ज़्यादा नहीं होती है, जैविक खेती ज़्यादा होती थी। स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती थी। सिंचाई के साधनों में नलकूपों एवं ट्यूबवेल का प्रयोग किया गया है। सिंचाई के साधनों में नदी एवं कुओं का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक रूप से अ, तुलनात्मक रूप से खेती में उत्पादन अधिक होता था। पारंपरिक खेतों में उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। अब है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य होते हैं, संक्षिप्त सूची बनाइए। कृषि से उत्पादित सब्जियों फलों को मंडी में बेचना, दुकानदारी करना, कंप्यूटर शॉप लगाना, बैंक, स्व सहायता समूह के कार्य, गन्ना खरीद कर गुड़ बनाना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, दूध, दही, पनीर। उपरोक्त में से किसी चार वर्णन करने पर 4 अंक दिए जाते हैं।
तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि 4 अंकों के प्रश्न हैं। इनको जानेंगे, इनमें से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखेंगे, ताकि पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। जान लेते हैं, शिक्षा किस प्रकार मानव पूंजी निर्माण में आवश्यक हैं, घटक हैं, समझाइए। पहला बिंदु है, शिक्षा व्यक्ति को अधिक कुशल बनाकर अधिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। शिक्षा व्यक्तियों की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाती है। और शिक्षा सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताइए। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर निम्नलिखित है। पहला है, मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठन में लाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडार से है। और भौतिक पूंजी से आशय कंपनी की मानवीय संपत्ति से है। मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर पूंजी को विकसित किया है। भौतिक पूंजी अपने समयानुसार परिवर्तित होती गई और आदि मानव के समय औजार और आधुनिक औजार जैसे बनती गई। इसके बाद है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। जब कोई शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक हो लेकिन उसे काम न मिले तो इस खुली या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर निम्नलिखित हैं। पहला है, जब जब श्रमिक काम तो कर रहा है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। मौसमी में ये बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि कार्य समाप्त होते ही लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसे आंशिक या अल्प बेरोजगारी कहते हैं। इस वर्ष में निश्चित समय पर बेरोजगार होते हैं। इस बेरोजगारी में किसी विशेष आर्थिक क्रिया के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक मात्रा में श्रमिकों के लगे होने से है। ये बेरोजगारी उन लोगों में कार्यरत उद्योगों में कार्यरत है जो पूरे वर्ष सामान्य वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। रोजगार केंद्रीय शिक्षा का अभाव, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक उपव्यय है। अगला प्रश्न है, मानवीय पूंजी का निर्माण का क्या अर्थ है। आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील करने में गुणात्मक घटकों को बहुमूल्य योगदान होता है। मानवीय पूंजी निर्माण में विनियोग से श्रम की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी मानव पूंजी का निर्माण का स्तर निम्न होने के क्या कारण हैं। निजी क्षेत्रों के रुचि न लेने के कारण स्तर निम्न हुआ है। भारत में लोगों के परंपरागत एवं रूढ़िवादिता से ग्रस्त होने के कारण, नई तकनीक को अपनाने में बाधा उत्पन्न होने के कारण, कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी किसे कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए। मानव पूंजी का अर्थ मानवीय संपत्ति, पूंजी ज्ञान, कौशल, अनुभव और सामाजिक गुणों का योग होता है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत निम्नलिखित हैं। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का अर्थ व उदाहरण। आंतरिक स्रोत का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर से है, उदाहरण शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण। बाह्य स्रोत का अर्थ है उदाहरण। बाह्य स्रोत का अर्थ किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर की अर्थव्यवस्था से है। जब व्यक्ति अन्य देशों में जाकर अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं तो देश विदेशों से कुशल प्रशिक्षक को बुलाते हैं और अपने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसको बाह्य स्रोत कहा जाता है। तो साथियों, आज हमने चैप्टर सेकंड को जाना है संसाधन के रूप में। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और आपकी जो भी समस्या हो, परीक्षा से संबंधित कोई प्रश्न डिफिकल्ट लग रहा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही, तो आप कमेंट करके हमें बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और अगले आने वाले वीडियो में भी आपकी समस्या का समाधान करके आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार साथियों, आज हम अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 जो निर्धनता एक चुनौती के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे ताकि आपको निर्धनता वाला चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो जाए, क्योंकि इस जो परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें से आपको उत्तर लिखना है। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, निर्धनता का क्या अर्थ है? भारत में निर्धनता के 3 कारण लिखिए। उस रासायनिक प्रक्रिया से जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे निर्धनता कहा जाता है। इसके बाद इसके कारण क्या हैं? पहला कारण है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। भारत दीर्घकाल तक विदेशी शासकों के हाथ में रहा, जिसके कारण हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो सका और प्रति व्यक्ति आय भी कम रही। दूसरा बिंदु है औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। तीसरा बिंदु है वस्त्र जैसे उद्योगों में विकास को हतोत्साहित कर दिया गया। और चौथा बिंदु है रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर घट गिरी। जनसंख्या वृद्धि ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को भी कम किया है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु किसी एक कार्यक्रम को समझाइए। भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। पहला कार्यक्रम, यह एक रोजगार योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका नाम मनरेगा भी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। मनरेगा योजना, इस योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण भारत में प्रतिवर्ष 100 दिनों के भुगतान कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता उन्मूलन की असफलताएं क्या रही हैं? पहला बिंदु है, इन कार्यक्रमों के असफल होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी रही। कुछ योजनाएं परस्पर रूप से व्यापक थी। इन योजनाओं के लाभ पात्र निर्धनों को पूरी तरह से नहीं मिल पाए। और चौथा बिंदु, 3 बिंदु हैं। अब निर्धनता को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं ये भी जान लेते हैं। भारत में निर्धनता को दूर करने के निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। पहला है सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उद्योगों के लिए ऋणों पर ब्याज माफ करने का विचार, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों से हस्तशिल्पकारी का विकास किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया गया है। खाद्य आवश्यकता के लिए खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, शक्कर आदि मिलाकर आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती जाती है। वैश्विक निर्धनता में गिरावट आई है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार कुल आबादी का 35.5% अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को लिखिए। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 योजना, जिसका पूरा नाम मनरेगा भी है। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, 8वां प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता से क्या आशय है? सापेक्ष निर्धनता से आय में पाई जाने वाली असमानताओं को प्रकट करती है। सापेक्ष निर्धनता से आशय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानताओं को बोध कराने से है। विभिन्न वर्गों में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता है। तो साथियों, ये 8 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। किसी प्रकार की कोई समस्या है इस चैप्टर से तो आप कमेंट करके हमें बताएं, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।